अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने जो स्टार्ट किया था बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर, वो हमने स्टेबल तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने मेजर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि मेजर बायोमॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल्स आपके जो है टॉपिक में इंक्लूड हैं, आपके सिलेबस में वो यही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, इन सब का जो है ना आगे डिटेल एक्सप्लेन की गई है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका थोड़ा सा हो रहता था। अब बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना हमारी बॉडी में 93% मैस बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उनको कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 93% बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 7% होते हैं ना, वो विटामिन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और सॉल्ट होंगे। यानी हमारे ब्लड के अंदर हमारे प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर 93% बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं 100 में से, और जो 7% होते हैं वो विटामिन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स वगैरह मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बात करें कि प्रोटीन कितने परसेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट। यानी हमने कहा ना कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो 90, हमने बात की है कि जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो बायोमॉलिक्यूल हैं वो 93% है। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के, जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल है। वो कितने परसेंट है? 93% है। अब 93% जो मौजूद है उसमें से कौन सा बायोमॉलिक्यूल कितने परसेंट मौजूद है, कितनी अमाउंट मौजूद है, वो हमने आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ देखो, जो प्रोटीन है हमारे पास वो 50% है। प्रोटीन कितने परसेंट है? 50%। यानी हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है, और प्रोटीन की अमाउंट कितनी है? 50% है। फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है। डीएनए और आरएनए 18% मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 15% मौजूद हैं, और जो लिपिड यानी जो आपकी चिकनाई होती है ये 10% मौजूद है। और जब इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज को इक्वल किया जाता है तो ये 93% आता है, जो कि टोटल मैस है। बाकी जो 7 रिमेनिंग परसेंट है वो हमने कहा था कि विटामिन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये अब इनकी परसेंटेज बताई गई है कि प्रोटीन की कितनी है, न्यूक्लिक एसिड की कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है और लिपिड्स की कितनी है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें या तो यहाँ पे है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये मेटाबॉलिज्म की टर्म है, इसको हमने आगे भी डिस्कस करना है एंजाइम वाले चैप्टर में। और यहाँ पे भी देख लो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये ऑल द केमिकल, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ, हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के लिए जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब जिनसे मिलके जो रिएक्टेंट हैं वो मिलेंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो नए ही होंगे, वो इन जैसे नहीं होंगे। अच्छा, इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म को हम कलेक्टिवली जो है वो 2 टर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसे रिएक्शन है जो किसी भी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है। अच्छा, पहले ना मैं आप लोगों को कैटाबॉलिज्म बताती हूँ। अच्छा, कैटा का मतलब होता है कट लग जाना, टूट जाना, ठीक है। और एना का मतलब होता है तामीर होना, कुछ बनना। तो कैटा का अगर आपको समझ आ गई तो एना का खुद ही समझ आ जाएगा। कैटा का मतलब होता है कट लग जाना, टूट जाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल टूट जाते हैं,
सिंपलर वंस में इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटे और सिंपल बन गए, वो कैटाबॉलिज्म होगा। अब टूटने के लिए जब टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमने बात की थी ना कि एटीपी टूटता है तो आपको एनर्जी मिलती है और एटीपी बनता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी तरह जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, आपकी बॉडी में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सिंपल ये कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, की एनर्जी का बनने का अमल, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। एनर्जी के बनने के अमल को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब कैटाबॉलिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है तो एनर्जी बनती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? कि आपकी बॉडी में जो फूड है उसका टूट जाना और एनर्जी का बनना। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और जो एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, इसमें ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो कैटाबॉलिज्म है यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का टूटना और सिंपल वर्क का बन जाना, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जिस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म भी एक मेटाबॉलिज्म की टाइप है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे छोटों से मिलके, सिंपलर वन कंबाइन होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है कि मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में पौधे सूरज से रोशनी लेते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के उससे ग्लूकोज बनवा देते हैं, और ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपलर हैं, वो सिंपलर कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जब फूड टूटेगी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर तो उसमें से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये हमारे पास था मेटाबॉलिज्म। और इसके अलावा फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज पढ़ी है कि ड्राई मैटर कितनी परसेंट होता है बायोमॉलिक्यूल। ड्राई मैटर 93% होता है। कि इसका ड्राई मैटर बायोमॉलिक्यूल, यानी बायोमॉलिक्यूल 93% होते हैं। बाकी जो ड्राई मैटर होता है, यानी बायोमॉलिक्यूल्स भी ड्राई मैटर ही है ना। ड्राई मैटर हमारी बॉडी में 100% है, तो टोटल ड्राई मैटर जो बायोमॉलिक्यूल का है वो 93% होता है, और बाकी विटामिन वगैरह मौजूद होते हैं। फिर बायोमॉलिक्यूल की टाइप्स की परसेंटेज देखिए। फिर मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का था। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमने वन बाय वन जो है हर एक बायोमॉलिक्यूल की जो है बायोमॉलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रोटीन्स को, फिर लिपिड्स को, फिर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को।